again we are into a new lecture of IPC, Indian Penal Code. We had learned different things till now in previous 3 lectures. We had discussed the introduction of the Indian Penal Code. Other than that, we had discussed what is crime, and we had discussed briefly the maxim in Latin, which is in words it says actus reus non facit reum nisi, means mens sit rea in parts, and the meaning of this maxim we had told time and again, that guilty act and guilty mind. Guilty act together with guilty mind makes a crime. It means to constitute a crime, ये दोनों चीजें होनी चाहिए. और आज के लेक्चर्स में हम इसी से संबंधित कुछ और चीजें हैं जो पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, जहां पे हम आईपीसी की डिटेल्स को पढ़ना शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ द थिंग इज दैट व्हेन सम क्राइम हैपन, देयर हैज टू बी समबडी हु डिड इट. और वो एक पर्सन होना चाहिए, एक पर्सन एज पर द सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी जो हमने बताया भी था. ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. जेंडर की अगर बात करें तो कहीं पर ही अगर है तो इट मीन्स ही एंड शी बोथ आर इंक्लूडेड देयर. हियर एज फार एज पर्सन इज कंसर्न, इट मीन्स ह्यूमन एज वेल एज एनी लीगल पर्सनैलिटी सच एज कॉर्पोरेशन और एनी सोसाइटी, एनी ट्रस्ट और मे बी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केसेस हो सकते हैं. तो ये लीगल पर्सनैलिटीज के अंदर सारी चीजें आती हैं. तो वहां पर एक बात यह है कि पर्सन होना चाहिए. एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूं कि जब हम किसी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, किसी सोसाइटी की बात करते हैं, किसी ट्रस्ट की बात करते हैं, इनके खिलाफ केस हो सकते हैं और ये भी केस कर सकती हैं. तो इनके खिलाफ केस होने का मतलब ये है कि वहां पर किसी को हैंग नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे आर लीगल पर्सनैलिटी, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, ह्यूमन बीइंग नहीं है. तो वहां पर अगर केस उनके अगेंस्ट होगा तो वो उस बॉडी के जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट केस होगा, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस होगा, मेंबर्स के अगेंस्ट केस होगा, उसके चेयरमैन के अगेंस्ट केस होगा. और जब कोई ऐसी बॉडी किसी के अगेंस्ट केस करेगी तो वहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव बन के जो है वो उसका डायरेक्टर केस करेगा या कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है वो करेगा. और वो केस जो है वो हमेशा कॉर्पोरेशन का ही कहलाएगा. या किसी सरकार के द्वारा अगर किया जा रहा है तो सरकार का कोई मंत्री कर रहा है या कोई उसका जो है विभाग अगर उसको कर रहा है तो उसके द्वारा किया जाएगा, वो गवर्नमेंट का ही कहलाएगा. इट मीन्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर हैज टू बी ए पर्सन. वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. सिर्फ पर्सन की होने से काम चल जाएगा? नो. ये हमने एक पर्सन बनाया है. ये देखें आप यहाँ पे मैंने आई हैड ऑलरेडी ड्रॉन ऑल द थिंग्स आई हैड रिटन ओवर हियर, बिकॉज in between if we write, so it takes a lot of time. I keep this homework before starting this lecture. एक आदमी बनाया है तो इसने जो है ना एक एक्ट किया, that is actus reus. इस एक्ट का मतलब ये है, इस मैगजीन के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो actus reus का मतलब यहां पर होता है कि something unlawful. The act which this person has done, that is not lawful, that is against the state or against the society or against some other person or against something or property, whatever it may be. तो यहां पर इसने एक्ट किया जो अनलॉफुल था, बट वर देयर मेंटल प्रेजेंस ऑल्सो. ये एक बहुत खास बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहां पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस तो है, वो फिजिकली तो वहां पर है, मेंटली इफ ही इज प्रेजेंट देयर और नॉट. ये जो जब से ये लॉ हमारे यहाँ पर राइज हुआ है अंग्रेज जमाने से 1860 से, जब से ये आईपीसी जो है वो लागू हुआ है, 1962 में लागू हुआ था. तो तब से ये जो चीजें मानी जा रही थी कि वहां पर फिजिकल अपीयरेंस के साथ में मेंटल अपीयरेंस जो है वो होना बहुत जरूरी है. और अगर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं है
तो वहां पे दे यूज टू से कि ये क्राइम जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ. वी हैड 2-3 केसेस इन दिस सीरीज, विल डिस्कस दोस सीरीज. लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके हम आगे कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उससे थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ समझ में आएगा. ऑल्दो दीज ऑल द थिंग्स आर इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. जो इसका प्रोसीजर कोड है कि जब अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसमें सजा कैसे मिलेगी, उसके अंदर आता है. दैट विल बी ए कंप्लीट एंड डिफरेंट क्लास. बट एज ऑफ नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड क्राइम जो है वो किस तरह से चल रहा है, वो हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे. तो देखिए इस आदमी ने जो है क्राइम किया है, इसकी मेंटल और फिजिकल अपीयरेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है. अब ये आगे कैसे होगा ये पर्सन. अब देखें हमने यहाँ पर 2 लोग बनाए हैं, ये आप देखेंगे, ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भी आप इसको कह सकते हैं. वट एवर नाम आप इसको देखना चाहते हैं, वट एवर नेम यू वांट टू गिव दीज 2 फिगर्स, यू कैन गिव, इट्स योर फ्रीडम. तो व्हाट हैपेंस, मिस्टर बी हैड बीटन मिस्टर ए विद अ स्टिक. उसने लेके उसको धड़ धड़ जैसे करके हमारी जबान में उसको बजा दिया उसके ऊपर स्टिक. अब हुआ क्या, नाउ देयर आर 2 थिंग्स. एक तो ये है कि मिस्टर ए जो है वो अपना सारा तामझाम समेट के अपने घर जाएं, अपने घर बैठ जाएं. लेकिन वहां पर एक सज्जन आए, उन्होंने मिस्टर ए को समझाया कि भाई मिस्टर बी ने जो कुछ किया है ये जो है एक क्राइम है, ये एक अपराध है, लिहाजा इसके अगेंस्ट आपको जो है आपको एक जो है कंप्लेन करनी चाहिए और इसको कंप्लेन करके इसको आपको सजा दिलवानी चाहिए. मिस्टर ए की समझ में ये बात आई, तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे. अब मिस्टर ए हैज नंबर 1 ऑप्शन दैट ही विल गो टू द पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्टरिंग एन FIR. FIR करने के लिए गया. पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, उन्होंने देखा समझा, उन्होंने कहा लड़ाई झगड़े का मामला है, FIR का नहीं बनता, यू कैन गो. आप वापस जाओ, आपस में समझौता कर लो, कुछ नहीं होने वाला. ही हैड वन अनदर ऑप्शन. वो SSP के पास भी जा सकता है. वहां पे जाके क्या है कि साहब मैं थाने में गया था और थाने में मेरे साथ जो है उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लिहाजा आप जो है मेरी इस कंप्लेन को लिखें और आप मेरी इंफॉर्मेशन के ऊपर इसमें FIR कराएं. ये सेकंड ऑप्शन जो है, वेरी फ्यू पीपल यूज दिस ऑप्शन. मोस्ट ऑफ देम गो डायरेक्टली टू द कोर्ट. दे गो टू द सेकंड ऑप्शन. SSP के बजाय वो चूंकि लॉयर्स होते हैं और बाकी उनके जो एडवाइजर्स काउंसलर्स होते हैं, दिस इज वाई टू गो टू SSP, गो टू कोर्ट. अब इसमें एक चीज और समझने की है. देखिए क्या है कि ये मिस्टर ए जो है ये एग्रीव्ड पार्टी है. ये वो पार्टी है जिसके अगेंस्ट में अपराध हुआ है. इसको हम विक्टिम भी कहते हैं. और ये जो मिस्टर बी है ये ऑफेंडर है, इसने ऑफेंस किया है. इसको हम एक्यूज भी कहते हैं. अगर इसका ऑफेंस जो है वो प्रूव हो जाएगा तो एक्यूज हो जाएगा. और फिर उसके बाद में आगे हम बताते हैं कि इसका क्या हुआ. तो बेसिकली द थिंग इज, we were discussing that Mr. A is the victim and Mr. B is the accused. Now what happens when Mr. A goes to the police station? They didn't entertain him, and he went to the court with his lawyer or his advocate, and he has registered a complaint. Now he becomes the complainant. First, अगर उसकी वहां पर वो इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर उसकी रिपोर्ट हो जाती तो वो उसको लिखा जाता इंफॉर्मेशन देने वाला. ये कंप्लेनेंट यहां पर बन गया है. अब इसके बाद में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी. इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में अगर जो है ये इन्वेस्टिगेशन में ये इसका ऑफेंस जो है वो क्लियर हो जाता तो ही विल बी अरेस्टेड. अरेस्ट करने के बाद में इसके पास ऑप्शन है, चूंकि इसका भी वकील होगा, वो ही विल गेट द बेल और केस चलेगा. अब केस में 2 चीजें उसके साथ में होने वाली हैं कि या तो ही विल बी एक्विटेड. अगर जो चार्जेस हैं वो सिद्ध नहीं हुए तो उसका एक्विटल होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा. और अगर ही गेट कन्विक्टेड तो अगेन देयर आर 2 थिंग्स. पनिशमेंट उसको मिलेगा, यही पनिशमेंट है. ये जो इसको कन्विक्टेड होने के बाद में जो है कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा, समझे. यही इसका अंजाम है.
और ये अगर हम आईपीसी की बात करें तो फ्रॉम इट इज पनिशमेंट इज गिवन इन चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन 53 टू 75। अब अगर इसका जो ये अपराध इसने किया था, ये जो है जघन्य अपराध था, मर्डर था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और अगर अदरवाइज अगर इसका कोई और छोटा अपराध है जो जिसकी सजाएं कम है, 7 साल की सजा है, 3 साल की सजा है, 10 साल की सजा है, तो उसको अकॉर्डिंगली वो वाली सजा मिल जाएगी। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको समझना बहुत जरूरी थी। और ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना भी दिया है। आई होप यू कैन कॉपी इट इन योर नोटबुक, इट विल मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो बेसिकली हमने क्या समझा यहाँ पर कि द थिंग इज दैट के गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट, ये दोनों टुगेदर होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो पहले जमाने में की बात कर रहे हैं, अभी जो चीजें बदल गई हैं आईपीसी में, अब जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से चेंज हो गई है। अब एक्चुअल में ये आप यू गाइस विल थिंक कि भाई ये जब सब कुछ हमें सीआरपीसी में पढ़ना है तो अब क्यों हम बता रहे हैं। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्राइम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और किस तरह से इसका जो है रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। और एक्चुअल में 2 तरह के लॉ होते हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। तो सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है और ये जो हम आईपीसी की बात करते हैं ये जो है हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। ऑल द ऑफेंसेस आर डिफाइंड अंडर आईपीसी। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेंटेंस है लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द ऑफेंसेस आर डिफाइंड इन आईपीसी 1860। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बात करते हैं, आपके घर में डकैती हो गई, चोरी हो गई, क्या करेंगे आप? भाई आप या तो घर में बैठे रहें या फिर यू विल गो टू द पुलिस स्टेशन, यू विल गो टू रजिस्टर्ड एफआईआर। तो ये जो बात समझने की है कि ये जो हमने बात की थी कि आईपीसी और सीआरपीसी है, सीआरपीसी का कोई यूज ही नहीं है जब तक आईपीसी के तहत कोई क्राइम ना हो, कोई ऐसा एक्ट ना अंजाम दिया जाए, कोई ऐसा कार्यकृत ना हो जो आईपीसी के तहत अपराध है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक सीआरपीसी का कोई वजूद ही सामने नहीं आएगा, उसका कोई यूज ही नहीं होगा। ये बहुत खास बात याद रखने की है। आईपीसी इज डिफाइनिंग ओनली क्राइम एंड इट्स पनिशमेंट। आईपीसी जो है, हमने 2 बात कही कि ऑल द ऑफेंसेस आर डिफाइंड इन आईपीसी एंड ऑल द क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स आर डिफाइंड इन आईपीसी। तो ये 3 अब आप इसको ये समझ लें कि क्रिमिनल लॉ के 3 चीजें हैं क्रिमिनल लॉ में। एक चीज और भी है इसके अंदर, ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में हमारे पास आईपीसी है, क्रिमिनल लॉ में हमारे पास सीआरपीसी है, और इसमें एक चीज और भी आती है, एविडेंस। एविडेंस का होना जरूरी है। ये जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, जो कंप्लेन हो रही है, जो चोरी हो रही है, जो डकैती हो रही है, तो पुलिस विल कम एंड डू द इन्वेस्टिगेशन। और उसके दौरान जो है एविडेंसेस जो एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंसेस है, वो जो है आपका जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, वो देगा या उसको इकट्ठा किया जाएगा। और इसके अलावा पुलिस अपने जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके तहत भी वो जो है वहां से दूसरी तरह के जो भी सबूत है उनको इकट्ठा करेगी। और अगर कोई मामला जो है बहुत जघन्य अपराध का मामला होता है, आप उसको समझें, तो उसके अंदर एक चीज और भी आती है, दैट इज PMR। अगर ये मर्डर हो गया, है तो यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। और इसके अलावा अगर ये मारपीट का केस भी है तो हमेशा आपने देखा भी होगा ये कि जो सरकारी सीएमओ के यहाँ पर आदमी जाता है, वहां पे जाके अपनी डॉक्टरी कराता है, वो मेडिकल रिपोर्ट होती है। दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट
इन कोरिलेटिंग ऑल द केस एंड एविडेंस कि भाई क्या हुआ और कैसे हुआ इसके लिए। और अगर हत्या हो जाती है तो वहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जरूरी है। इसको पोस्टमार्टम इसलिए कहते हैं कि ये मरने के बाद जो है इसकी जांच हो रही है। आपने एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। क्रिकेट आप लोग देखते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं, उसमें एक वर्ड आता है पोस्ट लंच सेशन, यानी कि लंच के बाद वाला सेशन। पोस्ट का मतलब बाद में हो रहा है, प्री का मतलब पहले होता है, प्री लंच जो है लंच से पहले का, और पोस्ट लंच। तो ये हो रहा है पोस्टमार्टम। मार्टम का मतलब मृत्यु से होता है। और रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी जो रिपोर्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है किसी भी एविडेंस को क्रिएट करती है कि ये हत्या जो हुई कब हुई, कैसे हुई, और इसका कारण क्या है। यहाँ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बता देता है डॉक्टर कि ये कितने टाइम पहले हुई है और ये कैसे की गई है, धारदार हथियार से की गई है, गोली लगने से हुई है, लाठी लगने से हुई है, और इसका रीजन जो है, इंजरी जो है वो किस टाइप की है। अंदर जो है सर के अंदर इंजरी हुई है तो वो सर के अंदर ब्लीडिंग होने से इसकी डेथ हो गई है, या स्टैबिंग जो की है तो स्टैब करने से जो इसके किस लंग्स में जो है इसके वो चाकू जो है वो लग गया है, दिल में लग गया है, व्हाटएवर जहां पे भी लगा है, तो वो किस ऑर्गन के फेल होने से जो है डेथ हुई है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई है, या कोई और इसका रीजन रहा है। अगर आदमी जल गया है तो या बर्निंग की वजह से हुई है और सफोकेशन की वजह से हुई है। ये सब चीजें जो हैं वो हमेशा जो है पीएमआर के अंदर आ जाती हैं। तो किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए ये सिद्ध करना होता है कि वह फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व है। और यहां से हमने दो चीजें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टस रियस है एंड मेंस रिया है। एक्टस रियस जो है वो सम फिजिकल एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और मेंस रिया जो है उसकी मेंटल प्रेजेंस है कि वो वहां पे इंटेंशनली था, जो कुछ उसने किया है वो इंटेंशनली किया है, इट इज नॉट वॉलंटरली नहीं हुआ है, और कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ है या इनवॉलंटरली भी ये नहीं हुआ है, but it was intended. The person who did it, he was intended to do the same. What happens? He was in knowledge of the result. जो वो कुछ कर रहा है उसका रिजल्ट क्या आएगा, he was knowing that. अब एक केस हुआ था, इस केस को जो है मैं छोटे से यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एक नहीं, एक्चुअल में 3 केसेस हुए थे। एक केस हुआ था आर वर्सेस कुंदू, और एक केस हुआ था इसके बाद ये भी था आर वर्सेस शॉर्टी, और एक केस हुआ था लास्ट में मिली वर्सेस मिली एंड अदर्स वर्सेस आर। ये तीनों केसेस जो है मैं आपको बताता हूं बहुत शॉर्ट के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी में आपको। इसमें हुआ क्या था कि जो एक्यूज और विक्टिम ये 2 चीज थे, दे वर फ्रेंड्स। ये मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा समझ सके। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड दोनों ड्रंकर्स थे, पीते भी थे। तो आते जाते थे एक दूसरे का। दे हैड सम इलिसिट रिलेशन बिटवीन ए एंड द बीज वाइफ। तो इसमें हुआ ये कि जब बी ने ए को ये कहा कि भाई दिस इज रॉन्ग, आप ऐसा ना करें और आप इस चीज से हट जाएं, तो ए ने कहा नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट हैपन कि उन दोनों ने, बी ने ए के साथ में एक पार्टी अरेंज करी एट द होम ऑफ ए, जहां पे वो गया एंड दे हैड फ्यू लाइक पैक्स ऑफ ड्रिंक. They had enjoyed the drink, and during this that conversation, because B was intended to do what he had planned. उसने कहा मैं इसको सबक सिखाऊंगा ए को, ये मान नहीं रहा है। तो what he did कि उसी दौरान वो उन्होंने बातचीत शुरू की। उस बातचीत में he said to ए कि भाई आप इस चीज से हट जाओ। ए रिफ्यूज्ड। अल्टरकेशन वहां पर हो गया दोनों के बीच में, और जब अल्टरकेशन हुआ तो व्हाट ए हैड अ हिडन स्टिक विद हिम, और उसने धड़ाधड़ करके उसके 2-3 जो है वो सर में वो मार दिए। उससे हुआ ये कि जो ए था, बी ने ये काम किया, ए जो था वो गिर गया, वो सबकॉन्शियस हो गया। नाउ व्हाट हैपन
बी ने ये सोचा कि यार ये मर गया, और उस स्थिति में उसने क्या किया कि अपने सबूत, जब कोई क्राइम होता है तो हमेशा क्राइम एक्यूज जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो सबूतों के निशान को जो है वो खत्म कर दे। बी ने सबूतों को मिटाने के लिए वो जो हट थी जिसमें वो बैठे हुए थे या उसके अंदर आग लगा दी, ये कहते हुए समझते हुए कि ये मर चुका है और इसको आग लगाने से सारे सबूत खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा कि सब आग लगने से इसकी मृत्यु हुई। बहरहाल लेकिन जब केस चला तो इसमें सामने इसका पोस्टमार्टम जी हम बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि जो डेथ हुई है वो इट वाज हैपन ड्यू टू द बर्न और सफोकेशन, ये चोट लगने से नहीं हुई है। तो नाउ व्हाट बी हैड प्लीडेड, कोर्ट में बी ने ये कहा कि देखिए सर, बात ये है कि एज पर लॉ गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों चीजें वहां पर होनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि व्हेन आई हैड गिल्टी एक्ट, जब मैंने उसको मारा था, जब मैंने उसको डंडे से मारा था तो वो मरा नहीं। इट मीन्स वहां पर जो गिल्टी माइंड जो था वो एक्ट था और दूसरा पोर्शन जो था इसका दूसरा हिस्सा नहीं था। और लेकिन जब मैंने उसको सिर्फ जलाना, हट को मेरा मकसद उसको मारना नहीं था, तब वो मर गया। तो वहां पर जो है सेकेंड स्टेज में मेंस्ट्रिया वाज नॉट देयर और जो है एक्ट हो गया। तो उसने कहा ये 2 स्टेज में हुआ है और दोनों स्टेज में, पहली स्टेज में जो है एक्शन था और वो मरा नहीं, दूसरे स्टेज में वो मर गया, जबकि मैंने उसे मारने के लिए नहीं किया था ये काम, मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, मेरा तो सिर्फ ये था आग लगाना था। तो इस मैक्सिम के हिसाब से कोर्ट ने इसको मानते हुए कि भैया ये जो है मामला बनता नहीं है इसके ऊपर मर्डर का, उसको छोड़ दिया। तो यहां पे एक्चुअल में ये बड़ी अजीब सी बात हुई कि एक आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया, उसने एक इंसान को मार दिया और उसके बाद में वो उसका एक्विटल हो गया, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे छूट गया। इसके बाद फिर एक और केस आया, ये आर वर्सेस शॉर्टी का केस था। इसमें भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई और उसने जो है वो वाले केस को प्रेसिडेंट बनाते हुए, उसी की प्लीडिंग लेते हुए उसने कोर्ट के सामने रख दिया कि साहब ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस और जो मेंस्ट्रिया था वो नहीं था, एक चीज दोनों जगह पर नहीं थी। जहां पे फिजिकल अपीयरेंस था वहां पे मेंस्ट्रिया नहीं था, जहां पे मेंस्ट्रिया था वहां पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी। तो लिहाजा ये जो है केस मर्डर का नहीं बनता, वो वहां पर वो भी छूट गया। बट द थिंग्स चेंज इन द मिली एंड अदर्स वर्सेस आर। इसमें क्या हुआ कि लोग डॉक्टर, इसमें जो जज थे उनका नाम था पर्सन्स और नेपियर, इनके अपने व्यूज अलग अलग थे, लेकिन बाद में इन्होंने इनमें डिफरेंस और ओपिनियन जरूर है। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, इस वाले केस में ऐसा हुआ था कि एक बंदे ने जो है ना उनकी आपस में कुछ मनमुटाव था, कुछ उनके भेदभाव थे, तो वो दोनों इसी तरह से साथ में गए, वो किसी पहाड़ी पे गए और पहाड़ी पे जाने के बाद में उसने उसको जो है हिट किया, दूसरे बंदे को, एक्यूज ने विक्टिम को हिट किया, हिट करने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। तो वहां पे उसने कहा जी मैंने हिट किया लेकिन मैंने मारने के लिए तो हिट नहीं किया था, ये मर गया। और दूसरे वाले फिर उसने उसको ऊपर से फेंक दिया, तो वो नीचे पहाड़ी पे से गिर के उसने कहा कि ये जो है ये तो ठंड से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यही हुआ कि साहब ये मारने से नहीं मरा, ये जो उसने उसके सर में मारा था उससे नहीं मरा, ये तो ठंड से मर गया। उसने कहा भाई ठंड से तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, मैंने तो सिर्फ उसको ऊपर से फेंका था। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जज जो है वो अब होशियार हुए, उन्होंने कहा ये तो मामला ठीक नहीं हो रहा है, लोग जो है मर्डर कर रहे हैं वो छूटते जा रहे हैं। तो नाउ दे सेड नो इट्स नॉट राइट। ये मेंस्ट्रिया की और गिल्टी माइंड की बात तो जरूर है, लेकिन ये जो स्टेजेस बन रही हैं कि पहले स्टेज में हुआ साहब वहां पे जो है मेंस्ट्रिया था, वहां पे एक्शन नहीं था, दूसरे स्टेज में एक्शन था, मेंस्ट्रिया नहीं था और लोग छूट रहे हैं। नो, उन्होंने कहा बट दिस ऑल थिंग्स हैज द होल क्राइम व्हिच हैपेंड इट इज इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। यहां पे इन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन का वर्ड यूज किया कि भैया ये सब कुछ हुआ एक ही साथ में है, करने वाले आप ही हैं, यू हैड प्लान्ड अकॉर्डिंगली। तो यू बिकॉज यू हैड ऑलरेडी इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, तो आपने जो है ना पहले से उसको तय करके रखा था कि ऐसे करना है मुझे ताकि मैं बच जाऊं। तो बिकॉज यू हैड प्लान, तो यू हैड ऑलरेडी मेड द प्लान
and you were intended to do that, accordingly you did that. यहां पर उनको जो है अब मामला बदल गया और द अक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड एंड ही गॉट द पनिशमेंट, और वो जो भी पनिशमेंट रहा भारत वहां पे पनिशमेंट मिला। ये 3 केसेस जो हैं ये क्राइम को थोड़ा सा समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है अब हम एक चीज और भी आती है कि ये तो पुरानी बात हो गई। अब बात ये आती है कि इंडिया में किस तरह से ऐसा इसको ट्रीट किया जाता है। इंडियन अभी हमारे आईपीसी के तहत जो है आजकल जो है मामला क्या चल रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 3 जो मैक्सिम है हमारी वही है जो हमारा क्या इस मैक्सिम को माना जाता है कि यस हमारे यहाँ आईपीसी में इस मैक्सिम को माना जाता है। तो लेकिन फर्क क्या है, वो फर्क मैं जो है आपको बता रहा हूं, वो आप समझने की कोशिश करें। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द this crime, and is this maxim actus non facit reum nisi means citria, क्या यहाँ पर लागू है? यस हमारे यहाँ पे ये मानी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। अब वो 3 हिस्से इस तरह से हैं कि इसको एक जगह पर पॉजिटिव माना जाता है, एक जगह पर नेगेटिव माना जाता है, और एक जगह पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि पॉजिटिवली ये सेक्शन 378 की बात आती है। 378 जो है ये थेफ्ट को डिफाइन करता है, चोरी की बात करता है। और चोरी में जो है हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि चोरी जो है वो डिसऑनेस्टी के तहत जो है वो की जाती है। अगर कहीं पर चोरी हो रही है, दैट मीन्स इसको मैं आपको बता देता हूं क्या है कि whoever intend to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft। यहाँ पर ये जो है मेनली क्या है कि डिसऑनेस्टी अगर जो है वो वहां पर हो रही है तो वो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा और ये उसको उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरी नेगेटिवली कैसे यूज किया जाता है, हमारे आईपीसी में सेक्शन 76 to 106 तक जो है जर्नल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये माना जाता है कि गिल्टी माइंड इज एब्सेंट। गिल्टी माइंड वहां पर नहीं है, तो उन एब्सेंस के तहत प्रिज्यूम्ड करती है कोर्ट के ऐसा नहीं है। सेक्शन 84 है जिसको हम कहते हैं अनसाउंड माइंड, जिसे हम दीवाना भी कह देते हैं या किसी को हम पागल कह देते हैं, या जो कभी ठीक होता है कभी गलत होता है। तो जब वो बीमार है, जब उसका दिमाग सही नहीं है, उस दौरान अगर जो कोई काम उससे ऐसा घटित हो जाता है तो वहां पर ये नेगेटिवली इसको यूज किया जाता है और उसको ये मानते हुए कि जो कुछ इसने काम किया है इसको इसका अंदाजा ही नहीं कि इसने काम किया है, ये जानता ही नहीं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और उस हालत में उसने जो है ये काम कर दिया। इसके लिए एक पिक्चर हमारे यहाँ पर आई थी खिलौना, अगर आप इसको देखें इसमें संजीव कुमार और मुमताज की पुरानी पिक्चर है काफी, लेकिन आप अगर इस चीज को सेक्शन 84 को समझना चाहें, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को समझना चाहें, तो आप वो इस पिक्चर को देखें, इसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज होती है। और तीसरी चीज है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जहां पर कोर्ट ये मानता है कि नो प्रूफ ऑफ गिल्टी माइंड की जरूरत, वो कहता है कि नहीं है यहाँ पर। इसमें हमारे यहाँ सेक्शन 229 है जो ऑब्सिनिटी को डिफाइन करता है कि अगर आपका माइंड है, मेंस्ट्रुआ वहां पर मौजूद है या नहीं है, इफ यू हैड एक्सपोर्टेड something related to the obscenity, or you had imported something to the related which is related to the obscenity, or you are promoting obscenity, or you are showing obscenity in any way, अश्लीलता जिसे हम कहते हैं, तो you are dealt with the strict liability and you will be punished for that. So these were the things which were left in the last lecture, and after that I hope so that with the heart of my with all the things I had in mind for this, with all my experience and with all the readings I had tried to explain crime is its essential and punishment also here a bit, और प्रोसीजर क्या होता है इसका थोड़ा सा ये भी आपको बताने की कोशिश किया है। आई hope that you all had enjoyed and definitely you will enjoy, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अगर आप इसको
ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो इसमें जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। और मेरी एक दफा फिर आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरे अभी तक चैनल के ऊपर लाइक्स बहुत ज्यादा नहीं है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं है और शेयरिंग भी इसकी बहुत कम है। मेरी तमाम मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि आप इसको सुने, समझें, लाइक करें और इसको प्रमोट करें और इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये सारी चीजें देखें। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट स्टाइल है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक जगह से मिल जाए। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग लॉ तो आप डिफरेंट लेक्चर सुने, हमारे भी सुने, औरों को भी सुने, आपको डिफरेंट चीजें अलग अलग जगहों से मिलेंगी। हर एक के अपने व्यू हैं, अपना एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस चैनल। थैंक यू।